ठीक है, तो अब बात करते हैं दूसरा। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बच्चा, क्वेश्चन पढ़ेंगे। हु वॉज रॉबिन हुड एंड वेयर डिड ही लिव, है ना। हु वॉज रॉबिन हुड, जब भी हु करके प्रश्न आए, है ना, इसका मतलब होता है कौन, यानी हु वॉज रॉबिन हुड, रॉबिन हुड कौन था, एंड वेयर डिड ही लिव, और वह कहाँ रहता था। तो हम इसका आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। रॉबिन हुड वॉज द लीडर ऑफ द कंपनी ऑफ आउटलॉज हु लिव्ड इन शेरवुड फॉरेस्ट। तो अब बच्चे क्या सोचेंगे कि यहाँ पे लिव्ड आया है तो लिव हमको मिला, रॉबिन हुड मिला, तो यानी रॉबिन हुड से लेके फॉरेस्ट तक लिख देंगे, जो कि बिल्कुल सही जवाब है ना। पर आप कैसे लिखेंगे, आप थोड़ा इसको कनेक्ट करेंगे कि रॉबिन हुड कौन था, तो रॉबिन हुड वॉज द लीडर ऑफ द कंपनी ऑफ आउटलॉज एंड वेयर डिड ही लिव। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, सिंपल है ना। रॉबिन हुड कौन था, है ना, तो क्या है, रॉबिन हुड, है ना, वॉज द लीडर ऑफ द कंपनी ऑफ आउटलॉज, है ना। इतना लिख दिया कि कौन था वो, रॉबिन हुड वॉज द लीडर ऑफ द कंपनी ऑफ आउटलॉज, और वह कहाँ रहता था। फिर आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, एंड वेयर डिड ही लिव, तो आप क्या लेंगे, वेयर, इसके बाद सब्जेक्ट, एंड वेयर नहीं लिखेंगे, डिड नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या, ही, एंड ही, और चूंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है तो सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म, एंड ही लिव्ड, और वो कहाँ रहता था, लिव्ड आपने यहाँ पे देखा लिव्ड, उसके बाद क्या हो जाएगा, इन शेयरवुड फॉरेस्ट, और ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही सवाल, है ना। क्या पूछा गया है, रॉबिन हुड कौन था और वो कहाँ रहता था। तो आपने क्या लिखा कि रॉबिन हुड वाज द लीडर ऑफ द कंपनी ऑफ आउटलॉज, है ना, ये आपने लिख दिया, एंड ही लिव्ड इन शेयरवुड फॉरेस्ट। अब कोई बच्चा जिसने ऐसे लिखा होगा, रॉबिन हुड वाज द लीडर ऑफ द कंपनी ऑफ आउटलॉज हु लिव्ड इन शेयरवुड फॉरेस्ट, ऊपर एक लाइन लिख दी है, बिल्कुल सही जवाब है, उसका भी गलत नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपने डायरेक्ट लिख दिया तब भी सही है, अगर आपने ऐसे लिख दिया तो और अच्छा है। क्या पूछा गया कि रॉबिन हुड कौन था, तो हमने क्या लिखा, रॉबिन हुड, ये हो गया सब्जेक्ट, वाज द लीडर ऑफ द कंपनी ऑफ आउटलॉज, है ना, ये हमने लिख दिया, एंड ही लिव्ड इन, क्या पूछा था, क्या, एंड वेयर ही लिव्ड, तो हमने क्या लिखा, एंड ही लिव्ड इन शेयरवुड फॉरेस्ट, बात खत्म। ये होता है करने का तरीका, है ना। देखते हैं दूसरा, बी वाला। हु डिड रॉबिन हुड हेल्प विथ मनी, हु डिड रॉबिन हुड हेल्प विथ मनी। हु मतलब कौन, डिड रॉबिन हुड हेल्प, यानी कि रॉबिन हुड सब्जेक्ट है, तो रॉबिन हुड, है ना, यहाँ पे हु का मतलब है किसको या किससे, तो रॉबिन हुड जो है वो किसकी सहायता करता था, पैसे से। रॉबिन हुड किसकी सहायता करता था, पैसे से, है ना। देखते हैं, तो यहां तक हमने पढ़ा था, आगे पढ़ते हैं। हिज नेम वॉज अ टेरर टू रिच ट्रेवलर्स बट ही वॉज लव्ड बाय द पुअर्स whom he saved from cruel landlords and often helped with money। तो बच्चे कहेंगे अच्छा, हेल्प्ड विथ मनी आया है, फुल स्टॉप, तो ये कहाँ से स्टार्ट है, ये स्टार्ट है हिज नेम के यहाँ से, और ये हिज नेम से लिखना स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक लिख देंगे, विथ मनी तक। आंसर उसमें है, कोई दिक्कत नहीं है, पर इम्प्रेसिव आंसर नहीं है, बस ऐसा है कि बच्चे ने छाप दिया है, तो 1 नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टीचर खुश होगा 2 नंबर दे देगा, है ना, और क्या। तो लेकिन सवाल पढ़िए ना, सवाल क्या है, हु डिड रॉबिन हुड हेल्प विथ मनी, यानी कि रॉबिन हुड किसकी सहायता करता था पैसे से। तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हिज नेम वॉज टेरर टू रिच ट्रेवलर्स, तो इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें तो आंसर नहीं है, बट ही वॉज लव्ड बाय द पुअर, है ना। अब ये भी हम नहीं पढ़ते हैं, ये भी पता नहीं क्या है ना, बट ही वॉज लव्ड बाय द पुअर, देखो हम हिंदी नहीं निकाल रहे हैं, है ना। whom he saved from cruel landlords and often helped with money, है ना। तो अब देखो, इसको आंसर करने के लिए थोड़ी सी इसकी हिंदी जानना पड़ेगा, है ना। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि रॉबिन हुड किसकी सहायता करता था। पहले तो रॉबिन हुड कौन था, है ना। रॉबिन हुड वॉज द लीडर ऑफ कंपनी ऑफ आउटलॉज हु लिव्ड इन शेरवुड फॉरेस्ट। रॉबिन हुड जो था वो एक नेता था, है ना, जो कि नियम कानून को बिल्कुल नहीं मानता था, वह शेरवुड के जंगल में रहता था, और हिज नेम वॉज टेरर टू रिच ट्रेवलर्स, उसका जो नाम था ना, वो जो रिच ट्रेवलर्स यानी कि जो अमीर यात्री होते थे उसका नाम सुन के कांपते थे,
बट ही वॉज लव्ड बाई द पुअर, लेकिन वह गरीबों का मसीहा था, मतलब कि गरीब लोग उसको बहुत प्यार करते थे, है ना, क्योंकि वो क्या करता था, whom he saved from cruel landlords, क्योंकि वो जो निर्दयी जमींदार होते थे उनको, है ना, गरीबों को उनसे बचाता था, है ना, एंड ऑफन हेल्प विथ मनी, और उनको वो पैसे से सहायता भी करता था। किसकी सहायता करता था? गरीबों की, है ना। वो क्या करता था, वो रिच लोगों को लूटता था, यानी कि जो अमीर यात्री होते थे उनको वो लूटता था और वो पैसे को गरीबों में बांटता था, है ना। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किसकी हेल्प करते थे बच्चा, तो हम लिखेंगे, है ना, सब्जेक्ट क्या है, रॉबिन हुड हेल्प्ड, है ना, ये है सब्जेक्ट, ये है आपका चूंकि पास्ट एंड डेफिनेट है तो सेकेंड फॉर्म, रॉबिन हुड हेल्प्ड, है ना, हेल्प्ड विथ मनी। इसके बाद आप ऐसे लिख देंगे रॉबिन हुड, अच्छा सहायता करता था, किसकी करता था, रॉबिन हुड हेल्प्ड द, है ना, द पुअर, यानी कि गरीबों की, है ना, ठीक है, विथ द मनी, विथ द मनी, विथ मनी, है ना, द मतलब विथ मनी, यानी कि रॉबिन हुड हेल्प्ड द पुअर विथ मनी, यानी कि गरीबों की वो क्या करता था, मदद करता था। जो पूछा जाए वही जवाब, बात खत्म, है ना। बात करते हैं सी वाला, हु वॉज रॉबिन हुड्स बिटर एनिमी, हु वॉज कौन था रॉबिन हुड्स बिटर एनिमी, बिटर का मतलब होता है एकदम कट्टर, कट्टर शत्रु, कट्टर दुश्मन कौन था, रॉबिन हुड का कट्टर दुश्मन कौन था। तो यहाँ तक पढ़ा है हमने मनी, द शेरिफ ऑफ द नियर बाई टाउन वॉज हिज बिटर एनिमी, समझ में आया, मिल गया। तो कोई भी बच्चा अगर द शेरिफ के यहाँ से एनिमी तक लिख देगा और उसका बिल्कुल सही जवाब है, गलत है या नहीं, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट आंसर भी है। पर इसी को हम क्वेश्चन से कनेक्ट करके कैसे लिखेंगे कि रॉबिन हुड्स बिटर एनिमी, है ना, रॉबिन हुड, ठीक है, ये एच भी बड़ा सा रहेगा, है ना, क्योंकि इनका नाम है रॉबिन हुड, है ना, रॉबिन हुड्स बिटर एनिमी। जब भी एपस्ट्रॉफी वाला कोई बात होता है, रॉबिन हुड्स बिटर एनिमी, यानी कि रॉबिन हुड का बिटर एनिमी यानी कि कट्टर दुश्मन था, इसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, यानी यहां तक रॉबिन हुड्स बिटर एनिमी वॉज, कौन था कौन था कौन था, द शेरिफ, है ना, द शेरिफ। यहाँ पे लिखा गया ना कि द शेरिफ ऑफ द नियर बाई टाउन, अच्छा यहाँ पे ये भी लिख देना, द शेरिफ ऑफ द द नियर बाई टाउन, नियर बाई टाउन, है ना, ठीक है। तो वॉज हिज बिटर एनिमी, ये तो आपने पहले लिख दिया है ना, तो बात खत्म, यानी कि रॉबिन हुड्स बिटर एनिमी वॉज द शेरिफ ऑफ द नियर बाई टाउन। शेरिफ कौन होता है, शेरिफ समझो एक तरह से जैसे कि नियर बाई टाउन, कस्बे का वो जो एक तरह से जिसके हाथ में कानून होता है ना, जो ये तय करता है कि कौन कैसे रहेगा, है ना, क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो जो शेरिफ था उसका कट्टर दुश्मन था, है ना, शेरिफ जो था एक तरह से समझो कि वह कानून का आदमी था, है ना, तो चूंकि ये तो चोर था एक तरह से, है ना, तो वो उसको है ना ढूंढ रहा था कि इसको है ना पकड़ के मार देंगे, है ना, तो उसका कट्टर दुश्मन था। तो क्या लिखा हमने, रॉबिन हुड्स बिटर एनिमी वाज द शेरिफ ऑफ द नियर बाई टाउन, यानी कि वो नियर बाई का मतलब क्या होता है, जो पास का जो कस्बा था उस कस्बे का जो शेरिफ था ना उसका जो कट्टर दुश्मन था, ठीक है, ऐसे करके। बात करते हैं डी वाला ऑप्शन, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स टू मेक नोन पब्लिकली और ऑफिशियली, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स टू मेक नोन, है ना, क्या लिखा गया है, टू मेक नोन, टू मेक नोन, ठीक है, टू मेक नोन पब्लिकली, है ना, पब्लिकली, ठीक है, और ऑफिशियली। इसका आपको मीन्स बताना है, यानी मतलब टू मेक नोन पब्लिकली और ऑफिशियली, है ना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यानी कि कोई बात को पब्लिकली बताना या ऑफिशियली बताना आधिकारिक रूप से, है ना। तो अब इसका आंसर ढूंढेंगे, यहाँ पे हमने एनिमी तक पढ़ा था। आफ्टर मेनी अटेम्प्ट्स टू कैच रॉबिन हुड द शेरिफ वन डे डिक्लेयर्ड इन द हियरिंग ऑफ मेनी पीपल आई एम विलिंग टू गिव हिम, देखो यहाँ पे डिक्लेयर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्लेयर्ड,
है ना। डिक्लेयर्ड का मतलब क्या होता है, टू मेक नॉन पब्लिकली और ऑफिशियली, यानी कि कोई बात डिक्लेयर कर देना, यानी उद्घोषणा कर देना। उद्घोषणा ने क्या करा कि आई एम विलिंग टू गिव हाफ ऑफ माई वेल्थ टू एनीवन हु विल हेल्प मी टू कैच रॉबिनहुड। तो उसने क्या कहा, जो शेरिफ था उसने कहा कि मैं ये घोषणा करता हूँ कि जो भी रॉबिनहुड को पकड़ने में मेरी सहायता करेगा मैं उसको अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा उसको दे दूंगा, है ना, ऐसे करके। तो टू मेक नोन पब्लिकली, यानी कोई बात को पब्लिकली बताना, पब्लिक में जाके बताना, ऑफिशियली बताना, उसको कहते हैं डिक्लेयर्ड करना। नहीं कहते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर्ड हो चुका है। डिक्लेयर्ड का मतलब क्या होता है, आधिकारिक रूप से पता चल जाना, बता देना, ठीक है ना। ये जो सब वर्ड मीनिंग है ना, ये बड़ा प्यारा प्यारा वर्ड मीनिंग है, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है ना। तो ऐसे ही आपका जो होता है वो 7 नंबर का होता है, क्लियर हो जाता है ना। बात करते हैं तीसरा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, द मॉडर्न वर्ल्ड इज वर्ल्ड ऑफ ग्रॉस मेटेरियलिज्म, मनी इज द, अब ये बात लिखी गई, इसको पूरा ध्यान से देखिए आप, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट प्लेस डज मनी ऑक्युपाई इन द मॉडर्न वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द राइटर, ऐसे करके लिखा गया, ठीक है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना, पढ़ के सुना देता हूँ कि ये कितना खतरनाक पैराग्राफ है। द मॉडर्न वर्ल्ड इज वर्ल्ड ऑफ ग्रॉस मटेरियलिज्म, मनी इज द pivot on which the present world seem to turn, the western world more than the eastern world is completely in the clutches of their money making tendencies, ऐसे करके, है ना। अजीबोगरीब पैराग्राफ है, तो डरना नहीं बच्चा, है ना, डरना बिल्कुल नहीं है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, है ना, देखते हैं। What place does money occupy in the modern world according to the writer? तो इसको ढूंढेगा बच्चा, कैसे ढूंढेगा कि द मॉडर्न वर्ल्ड इज वर्ल्ड ऑफ ग्रॉस मेटेरियलिज्म, मनी इज पॉइंट ऑन विच द प्रेजेंट वर्ल्ड सीम टू टर्न। तो वो सोचेगा कि अच्छा मॉडर्न वर्ल्ड इसमें आ रहा है और मॉडर्न वर्ल्ड पहली लाइन में भी आ रहा है, तो एक काम करते हैं कि द मॉडर्न वर्ल्ड से लेके कहाँ तक लिख देते हैं, सेम टू टर्न तक। तो बिल्कुल सही जवाब है, कोई उसमें गलत नहीं है, सही है, ठीक है। क्योंकि अगर उसके आगे देखें तो उसके आगे ऐसा कुछ है नहीं कि द वेस्टर्न वर्ल्ड मोर देन ईस्टर्न, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो पहले का जो आंसर है ना, शुरुआत के 2 से 3 लाइन के अंदर होगा, इसी चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो उसने बच्चे ने क्या लिखा कि द मॉडर्न वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ ग्रॉस मेटेरियलिज्म, मनी इज द पिवट ऑन विच द प्रेजेंट वर्ल्ड सीम टू टर्न। यहाँ तो उसने लिख दिया पहले में, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं कह रहा हूँ कि इसी क्वेश्चन को आप थोड़ा सा क्वेश्चन से कनेक्ट करके लिख सकते थे। जैसे इसमें क्या लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू द राइटर। जब भी ऐसी बातें होती हैं ना तो आप लिखो वही, बस उसके आगे क्या लगा दे, अकॉर्डिंग टू द राइटर। तो आप क्या लिखोगे, जैसे इसका आंसर मैं बता रहा हूँ कैसे लिखेंगे, है ना। पहला आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग, है ना, अकॉर्डिंग टू द राइटर, अकॉर्डिंग टू द राइटर लिख दिया जी, है ना। उसके बाद आप क्या करो, द, है ना, मॉडर्न वर्ल्ड से लेके कहां तक लिख दो बच्चा, कहां तक लिख दो, टर्न तक, है ना, टर्न। बस आपका सही हो गया। जब भी किसी भी क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द राइटर, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, अकॉर्डिंग टू द किसी के लिए भी कहा गया है तो आप उस चीज को जरूर लिखिए, है ना। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द राइटर, द मॉडर्न वर्ल्ड इज वर्ल्ड ऑफ ग्रॉस मेटेरियलिज्म, मनी इज द पिवट ऑन विच द प्रेजेंट वर्ल्ड सीम टू टर्न। बस बात खत्म। तो आपने भी कुछ नहीं करा, बस उसी प्रश्न में क्या जोड़ दिया बच्चा, अकॉर्डिंग टू द राइटर, है ना। होता क्या है कि आप थोड़ा सा बाकी बच्चों से अलग हो जाते हैं, तो ऐसे करके आप इसको लिख देंगे। हाउ इज मनी जनरली यूज्ड बाय पीपल एवरीवेयर। हाउ इज मनी, है ना, जनरली यूज, यानी सामान्य रूप से जो पैसा है वह लोगों द्वारा कैसे यूज हो रहा है हर जगह, है ना। एवरीवेयर मतलब हर जगह, तो कैसे यूज हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। द वेस्टर्न वर्ल्ड मोर देन द ईस्टर्न वर्ल्ड इज कम्प्लीटली इन द क्लचेस ऑफ देयर मनी मेकिंग टेंडेंसीज, में नहीं मिला। द मनी दस मेड इज पुट टू अ वैरायटी ऑफ यूजेस, देखो यहाँ पे आया ना, द मनी दस मेड इज पुट अ वैरायटी ऑफ यूजेस, तो यहाँ पे यूज लिखा गया था, गुड बैड एंड इंडिफरेंट, है ना। तो आप लिख सकते हैं, यानी ये वाली लाइन कहाँ से, द मनी दस मेड इज पुट टू अ वैरायटी ऑफ यूजेस, गुड बैड एंड इंडिफरेंट, ऐसे करके, है ना। बात समझ में आई। तो द के यहाँ से आप कहाँ तक लिख देंगे बच्चा, इनडिफरेंट तक आप लिख देंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, है ना। इसको भी आपको ऐसे एग्जैक्ट ही लिख देना है, ठीक है। अगर आप चाहेंगे कि इसको आंसर से, क्वेश्चन से कैसे जोड़ें, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि मनी, है ना, सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, मनी इज
क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट फिर इज जनरली यूज्ड बाय पीपल एवरीवेयर। अच्छा सॉरी, ये जो बाई वाली बात होती है ना, बाई है ना, बाई एवरी, जब भी कोई बाई वाली बात हो ना उसको लास्ट में लिखो। तो मनी इज जनरली यूज्ड, है ना, यूज्ड कैसे कैसे यूज हो रहा है बच्चा, है ना, गुड, बैड, है ना, एंड इनडिफरेंट, एंड इनडिफरेंट, इनडिफरेंट, ठीक है। उसके बाद आप वो जो आगे वाली लाइन तो उसको जोड़ देना, ठीक है ना, बाई पीपल एवरी वेयर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना, कि मनी इज जनरली यूज्ड गुड बैड एंड डिफरेंट बाय पीपल एवरीवेयर, यानी कि जो मनी है ना उसका समान रूप से कैसे प्रयोग हो रहा है, या तो अच्छे के लिए या तो बुरे के लिए। पैसे का लोग यूज कैसे करते हैं, या तो अच्छे के लिए या तो बुरे के लिए। इनडिफरेंट का मतलब होता है बिना मतलब का भी, है ना, उदासी भावना से, पैसे लगा दे रहे हैं बस, है ना, तो ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करेंगे, आपका बिल्कुल एग्जैक्ट ये सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं सी वाला। वॉट इज द राइट यूज ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू द राइटर। तो पहले ही आप लिख देना अकॉर्डिंग टू द राइटर, है ना, जब भी ये बात मिले आपको तुरंत लिख देना अकॉर्डिंग टू द राइटर। व्हाट इज द राइट यूज ऑफ मनी, इस बात को खोजते हैं। कहाँ तक हो गया था हमारा, इनडिफरेंट थे। इवन अ कैजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्किंग और वर्किंग रिवील्स द फैक्ट, इसको पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, द राइट यूज ऑफ मनी द एक्सेप्शन। बच्चे को क्या लगेगा, बच्चे को लगेगा कि द राइट यूज ऑफ मनी आ गया है यहाँ पे, और प्रश्न में भी हमारे पास राइट यूज ऑफ मनी। तो यहाँ पे ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट हुआ था इवन के यहाँ से, इवन अ कैजुअल ऑब्जर्वेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ था और एक्सेप्शन पे खत्म हुआ था, है ना। तो इसमें आंसर है ही नहीं। अगर आप इसको पढ़ो, इवन अ कैजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्किंग ऑफ द वर्ल्ड रिवील्स, कह रहे हैं कि अगर आप एक सामान्य गौर करते हैं, है ना, इस संसार में, तो एक आपको फैक्ट मिलेगा क्या, कि द अब्यूज ऑफ मनी इज द रूल, यानी पैसे को बर्बाद करना एक रूल बन गया है, एक तरीका बन गया है। एंड द राइट यूज ऑफ मनी द एक्सेप्शन, और पैसे का सही इस्तेमाल करना वह एक एक्सेप्शन, यानी कि एक अपवाद बन गया है ना। मतलब पैसे का गलत जगह यूज करना, मतलब कि ये रूल है ना, यूज कर सकते हैं, और कोई कोई होता है जो पैसे का सही इस्तेमाल करता है, ये एक अपवाद बन गया है ना। तो इसमें ये आंसर नहीं है कि व्हाट इज द राइट यूज ऑफ मनी, पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द राइटर। यहाँ पे मगर थोड़ा और नीचे पढ़ेंगे, ह्यूमन नेचर इज फंडामेंटली सेल्फिश, एज सच इट इज नो वंडर दैट मनी अर्न इज द मेजोरिटी ऑफ केसेस रॉन्गली यूज्ड। द राइट यूज ऑफ मनी, देखो दोबारा से वही आ गया ना, तो एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है ना। द राइट यूज ऑफ मनी कंसिस्ट इन स्पेंडिंग इट फॉर यूनिवर्सल गुड, फॉर द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, इन एडिशन टू मीनिंग वंस पर्सनल एंड फैमिली रिक्वायरमेंट्स। यानी कि द राइट यूज ऑफ मनी क्या होता है, स्पेंडिंग इट फॉर यूनिवर्सल गुड, यानी कि आप पैसे का इस्तेमाल ऐसे कर रहे हैं कि सार्वभौमिक, यानी संसार का भी उसमें क्या हो, भला हो, है ना। ये नहीं कि आप पैसा यूज कर रहे हैं उससे बाकी लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जैसे आपने क्या करा, है ना, आपको फैक्ट्री बनवानी है, आपने सारे पेड़ काट दिए, अब सारे पेड़ काट देंगे तो आप पैसे लगा के फैक्ट्री बना रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, उसमें लोग काम करेंगे, आप उसको पैसे देंगे तो अच्छी बात है, लेकिन गलत यूज भी तो हो रहा, आपने सारे पेड़ काट दिए। तो फैक्ट्री किसी ऐसी जगह पे लगाओ ना जहाँ पे पेड़ न काटना पड़े। तो कैसे, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि द राइट यूज ऑफ मनी कंसिस्ट इन स्पेंडिंग इट फॉर यूनिवर्सल गुड, यानी पूरे संसार के लिए वो अच्छा हो, आप मनी ऐसी जगह यूज करो, फॉर द ग्रेटेस्ट गुड, फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, इन एडिशन टू मीटिंग वंस पर्सनल एंड फैमिली रिक्वायरमेंट्स, है ना। इससे क्या होगी, किसी की पर्सनल या किसी की फैमिली की जो जरूरत है वो भी पूरा हो सके। तो कहने का मतलब ये है कि द राइट के यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे, रिक्वायरमेंट्स कहाँ तक, है ना। बस आपको क्या लगा देना है, अकॉर्डिंग टू द राइटर, अकॉर्डिंग टू द राइटर द राइट यूज ऑफ मनी कंसिस्ट, यहाँ से लिखते लिखते जाना है कहाँ तक, रिक्वायरमेंट्स तक, ठीक है, यहाँ तक। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे तो ऐसे करके अगर आप लिखेंगे तो आपके बिल्कुल सही नंबर होंगे, एक भी नंबर आपको नहीं कटेंगे, ठीक है। बात करते हैं डी वाला, नीड्स मीन्स, है ना, नीड्स, इसका आपको मीन्स बताना है।
आप ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे तीर बनाएंगे। और इसका देखो नीड्स का मतलब होता है ज़रूरत, क्या होता है ज़रूरत। और मैंने कहा था कि जो डिस्क्रिप्टिव वाला पैसेज है उसको आप लास्ट में ही देखना। तो ये जो लास्ट में लिखा है ना रिक्वायरमेंट्स, यही इसका सही जवाब है, रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स। और ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि इसका भी मतलब क्या होता है, ज़रूरत, है ना। ठीक है, तो ऐसे करके आपका तीसरा भी क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं चौथा। तो मैं चाहूँगा कि आप पहले इसको है ना पॉज करके खुद से सॉल्व करें, उसके बाद आप मिलाएं कि आपने क्या करा है। ठीक है बच्चा, देखिए तो अब हम करते हैं ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, वाई डज एन अडल्ट, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, वाई डज एन एडल्ट फील साई ऑफ लर्निंग एट एज, एट अ लेट एज, है ना। वाई डज एन एडल्ट फील साई, साई का मतलब होता है शर्माना। वाई डज एन एडल्ट, एडल्ट का मतलब होता है वयस्क, वयस्क का मतलब कि जो थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, मतलब लगभग 18 साल 16 साल। ठीक है, तो एक वयस्क महसूस करता है क्या, साई यानी शर्माना, ऑफ लर्निंग एट लेट एज, जब वह मतलब उम्र में बड़ा हो जाता है उस समय वह सीखने में शर्म महसूस क्यों करता है ना। मतलब कि जब कोई लड़का की उम्र ज़्यादा हो जाती है तो वह सीखने में शर्माता क्यों है ना। तो इसको ढूंढते हैं। द बल्क ऑफ आवर पॉपुलेशन इज पुअर एंड इलिटरेट, इसमें आंसर नहीं है। दियर सॉरी कंडीशन पोजेस अ प्रॉब्लम, इसमें भी नहीं है। ऑन वन हैंड देयर इज शॉर्टेज ऑफ टीचर्स फॉर एडल्ट एजुकेशन, on other the adults feel shy of starting to learn at late age and attendance class like children, moreover the adult villagers have a little time to spare for attending classes। अब यहाँ पे क्या है, फुल स्टॉप यहाँ पे खत्म हो रहा। तो बच्चा क्या सोचेगा, बच्चा सोचेगा कि अच्छा एडल्ट फील साई ऑफ स्टार्टिंग टू लर्न एट लेट एज, ये आया है किस लाइन में आया है बच्चा, चौथी लाइन में आया है। तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा यार ऑन के यहाँ से स्टार्ट है तो ऑन के यहाँ से लिखते लिखते कहाँ तक लिख दो, क्लासेस तक लिख दो। ठीक है, आंसर उसमें है बस, लेकिन ये ऐसा हो गया कि आपने पूरा का पूरा पैराग्राफ ही छाप दिया, है ना। तो आपको एग्जैक्ट आंसर कैसे देना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। ये है हमारे पास चौथा का ए वाला, देखते हैं। वाई डज एन एडल्ट फील साई ऑफ लर्निंग एट अ लेट एज, है ना। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे, ऑन द वन हैंड देयर इज शॉर्टेज ऑफ टीचर्स फॉर एडल्ट एजुकेशन एंड ऑन द अदर्स द एडल्ट फील साई। या बच्चा क्या करेगा, वो सोचेगा कि द एडल्ट फील साई यहाँ से लिखते हैं, द एडल्ट फील साई of starting to learn at a late age and attending class like children, moreover the adult villagers have little time to spare for attending class। यहाँ तक लिख सकता है, कहाँ से, the adult feel shy यहाँ से लेके क्लासेस तक, तो ये ठीक ठाक है। लेकिन अगर कोई बच्चा सिर्फ यहाँ तक लिखे कि द एडल्ट फील साई ऑफ स्टार्टिंग टू लर्न एट लेट एज एंड अटेंडिंग क्लासेस लाइक चिल्ड्रेन, तो इसका थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, है ना। अब मैं बता रहा हूँ कि इसका जवाब आप कैसे लिखेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट। सवाल यही है कि वाई डज एन एडल्ट फील साई ऑफ लर्निंग एट लेट एज, यानी कि एक लेट एज में, मतलब जब काफ़ी उम्र बड़ा होने के बाद एक लड़के को सीखने में यानी पढ़ने में शर्म क्यों आती है ना। तो हमें लिखना है, सबसे पहले हम इसको सब्जेक्ट की तरह लिखेंगे, है ना, कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ऐसे करके। तो देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे एन, सब्जेक्ट क्या है, एन एडल्ट, है ना। सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, देखो फील क्या है ना। तो जो फील है, अब ये चूंकि क्वेश्चन वर्ड है, मतलब कि डब्ल्यू एच फैमिली वाला सेंटेंस है, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब आता है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले, यानी डज के बाद क्या है, एन एडल्ट, और फील क्या है, मेन। तो फील से पहले क्या है, एन एडल्ट, यही है आपका सब्जेक्ट। तो एन एडल्ट, अब चूंकि ये अफर्मेटिव में हम इसको लिखेंगे, तो इसके अफर्मेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आता प्रेजेंट इंडेफिनिट के, तो क्या हो जाएगा, एन एडल्ट फील्स, एन एडल्ट फील्स, है ना। एन एडल्ट फील्स साई ऑफ लर्निंग, साई ऑफ लर्निंग, है ना, एट लेट एज। जब भी वाई करके प्रश्न आता है, वाई, है ना, तो आप इसका आंसर हमेशा बिकॉज करके लिखते हो ना, बिकॉज, ठीक है, यानी कि क्यों। तो आप लिखते हो क्योंकि एन एडल्ट फील साई ऑफ लर्निंग एट लेट एज बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज, है ना। अब यहाँ पे क्या है, बिकॉज अटेंडेंट क्लासेस लाइक चिल्ड्रन, क्योंकि उसको क्या करना पड़ता है, उसको बच्चों की तरह क्लास में बैठना पड़ता है।
है ना। भाई अगर छोटे बच्चों के बीच में एक बड़े बच्चों को बैठा दीजिए तो कैसा लगेगा, वही बात है ना। तो हम भी क्या लिखेंगे, एन एडल्ट फील शाई ऑफ लर्निंग एट लेट एज बिकॉज ही हैज ही हैज टू अटेंड। जब भी हम हैज टू लगाते हैं इसका मतलब कि पढ़ता है, ही हैज टू अटेंड, है ना, ही हैज टू अटेंड क्लासेस लाइक चिल्ड्रेन, अटेंड, है ना, क्लासेस लाइक अ चिल्ड्रेन। मतलब उसको बच्चों की तरह क्या करना पड़ता है, क्लास में बैठना पड़ता है एक बड़े को, तो उसको शर्म आएगी, है ना, है ना। यानी कि एन एडल्ट फील शाई ऑफ लर्निंग एट लेट एज बिकॉज ही हैज टू अटेंड क्लासेस लाइक चिल्ड्रेन, है ना। एंड और ही, है ना, फील, ही फील वेरी अनकंफर्टेबल, ही फील वेरी अनकंफर्टेबल, ये मैंने अपने से जोड़ दिया है ना। और उसको क्या है, वो बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है ना, इसलिए वो क्या करता है, साई करता है ना, इसलिए वो क्या करता है बच्चा, शर्माता है ना, इसलिए वो शर्माता है। ठीक है, ये हो जाएगा पहले का आंसर। कैसे हो जाएगा, एन एडल्ट फील शाई ऑफ लर्निंग एट लेट एज, यहाँ तक मैंने प्रश्न में से उठाया है। फिर बिकॉज ही हैज टू अटेंड क्लासेस लाइक चिल्ड्रेन, है ना, एंड ही फील वेरी अनकंफर्टेबल, उसको बहुत अजीब सा लगता है, इसलिए वो शर्माता है, क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, वो बड़े बच्चों में और छोटे बच्चों के बीच में बैठ रहा है, तो वो बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है ना, ऐसे करके। लेकिन अगर आप इतना नहीं सोच पाते हैं तो अगर आप यहाँ से लिखते हैं कि द एडल्ट के यहाँ से लेके लाइक चिल्ड्रेन तक, तब भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं बी वाला। बी वाला, वाई डज अ फार्मर नीड रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। तो कहाँ तक हमने पढ़ा था बच्चा, क्लासेस तक ना। द जॉब ऑफ फार्मर इज वेरी स्ट्रेनुअस एंड ही नीड्स एम्पल रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। तो कोई बच्चा अगर द यहाँ से लिखते हैं यहाँ से लिख देते तो बिल्कुल सही हो जाता है ना। पर हमसे क्या पूछा गया है कि वाई डज अ फार्मर नीड रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, यानी कि एक जो किसान होता है उसको आराम की आवश्यकता क्यों होती है ना। तो ये हमें लिखना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट है ना अ फार्मर, है ना, अ फार्मर, ये सब्जेक्ट हो गया, है ना। अब इसके बाद हमें मेन वर्ब चाहिए, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, नीड, है ना, नीड में एस लगा देंगे, नीड्स, क्योंकि प्रेजेंट एंड डेफिनेट में जब हम अफर्मेटिव में लिखते हैं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसमें ऐसे एस लगाते हैं, और हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। अ फार्मर नीड्स रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, एंड रिलैक्सेशन। जब भी वाई से प्रश्न आए तो आप क्या लगा देंगे, बिकॉज, 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 है ना, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा, द जॉब फॉर्मर इज वेरी स्ट्रेनुअस, मतलब उसका जो काम होता है ना बहुत मेहनती होता है। तब क्या लिख देंगे, अ फार्मर नीड्स रेस्ट एंड रिलैक्सेशन बिकॉज, अब यहाँ पे ये थोड़ी लिखेंगे द जॉब ऑफ फार्मर, तो आप क्या लिखेंगे, अ फार्मर नीड्स रेस्ट एंड रिलैक्सेशन बिकॉज हिज जॉब, है ना, क्योंकि आप तो किसान लिख चुके हैं, बिकॉज हिज जॉब, है ना, इज वेरी, अगर आपका मन करे तो यहाँ पे आप हार्ड वर्किंग भी लिख सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन में लिखा, जो पैराग्राफ में वही लिखिए, है ना, ऐसे करके, क्योंकि उसका जो काम होता है इसका मतलब होता है मेहनती, है ना, बहुत हार्ड वर्किंग होता है उसका काम। ठीक है, सी वाला, इन टाउन्स एंड सिटीज, है ना, कस्बों और शहरों में एडल्ट एजुकेशन नीड्स टू बी मेड वर्क बेस्ड, यानी कि जो वयस्कों, यानी कि जो बड़े लोगों का जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वह वर्क बेस होना चाहिए। वर्क बेस का मतलब क्या होता है कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम भी, है ना, मतलब कि कुछ एक दो घंटे काम भी करते रहें, पैसे भी कमाते रहें और पढ़ते भी रहें, है ना, ऐसा होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि व्हाट मीनिंग डू यू ड्रा फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, कह रहे हैं कि इस स्टेटमेंट से आप क्या मतलब निकालते हैं, यानी आप क्या बताना चाहते हैं। ठीक है ना, देखते हैं कि ये लाइन कहाँ पे है। तो ये लाइन कहाँ पे है, ये लाइन बच्चा यहाँ पे है, नीचे से 1 2 3, चौथी लाइन से स्टार्ट। इसमें क्या लिखा गया है, इन टाउन्स एंड सिटीज ऑल्सो एडल्ट एजुकेशन नीड्स टू बी मेड वर्क बेस्ड, इट शुड comprise टाइप्स ऑफ सिस्टम इन विच अर्निंग एंड लर्निंग गो टुगेदर साइड बाय साइड। तो आप यहाँ से उठा के बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, बस आपको क्या करना है ना, आपको क्या करना है, इसमें एक बात लिख देना है, क्या, है ना, कि फ्रॉम दिस स्टेटमेंट,
है ना। ये बात आपको लाइन से उठा लेनी है, फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, है ना। वो पूछ रहा है ना कि आप इस स्टेटमेंट से क्या समझते हैं, है ना, या आप इस स्टेटमेंट में क्या निर्देश देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, है ना, कि गांव और कस्बों में क्या होता है कि जो वयस्कों की जो शिक्षा है वह वर्क बेस्ड होनी चाहिए। वर्क बेस्ड मतलब कि पढ़ाई के साथ साथ काम भी। इस पे आपका क्या राय है? तो आप क्या लिखेंगे कि फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, फ्रॉम दिस स्टेटमेंट्स, लिख दिया। फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, आपको उस स्टेटमेंट को भी लिखना है। स्टेटमेंट क्या है? इन टाउन्स, है ना, ये स्टेटमेंट को पूरा लिखना है बच्चा, ठीक है। वर्क बेस्ड, है ना, इस स्टेटमेंट को पूरा लिखना है ना, कि फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को पूरा लिखना है ना। फिर आपको लिखना है आई थिंक, है ना, या मुझे लगता है, ठीक है ना। इट यहाँ से लिखना है, इट शुड कंप्राइज, है ना, इट शुड कंप्राइज टाइप्स ऑफ सिस्टम, है ना। इट यहाँ से लिखना है और कहाँ तक लिख देना है? आपको लिख देना है कहाँ तक? साइड बाई साइड तक, है ना, साइड बाई साइड, साइड बाई साइड तक लिख के फुल स्टॉप लगा देना है और आपका ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना, ऐसे करके। यानी कि इट शुड बी कंप्राइज टाइप्स ऑफ सिस्टम इन विच अर्निंग एंड लर्निंग गो टुगेदर साइड बाई साइड, यानी कि पढ़ाई और कमाई साथ साथ चलती रहे, है ना। इस तरह से सिस्टम को निर्माण करना चाहिए, ऐसे करके आप लिख देंगे, ठीक है ना, ऐसे। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा हिंदी बता नहीं रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे आपको हिंदी पढ़ने नहीं जाना है ना, कि आपको उसका हिंदी पढ़ना है बहुत अच्छा लगेगा, नहीं, अच्छा नहीं लगना है, वहाँ पे आपको आंसर ढूंढ के लाना है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं या आप क्या कहना चाहेंगे। तो आपने लिखा फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, आपने उस स्टेटमेंट को लिखा, फिर लिखा आई थिंक, मुझे लगता है, इट शुड, है ना, कंप्राइज टाइप्स ऑफ सिस्टम, ऐसे करके जो भी है आपको लिख देना है। बात करते हैं डी वाला। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ बोल्ड? बोल्ड का मतलब होता है निर्भीक। क्या होता है बच्चा? निर्भीक, है ना। इसका हमें अपोजिट चाहिए। क्या चाहिए? अपोजिट, है ना। बोल्ड का मतलब होता है निर्भीक, मतलब जो किसी से ना डरे, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? साई, यानी कि जो शर्माए, है ना, शर्माना, ठीक है बच्चा। तो बोल्ड का क्या हो जाएगा? साई हो जाएगा, है ना। बात करते हैं पांचवा। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, दिस इज वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हो सकता है कि इसी में से आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है ना, इसको ध्यान से जरूर देखना। बात करते हैं आगे। इसमें क्या लिखा गया है? ये आपके सामने एक पैराग्राफ है ना। जस्ट एज इट इज़ वाइटल फॉर पेरेंट्स टू लिव दियर, पता नहीं क्या क्या है ना, ठीक है। हमें प्रश्न पढ़ना है, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर्स। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर्स, देखते हैं, इसमें ढूंढते हैं। जस्ट एज इट इज़ विटल फॉर पेरेंट्स टू लिव दियर ओन लिव्स एज फुली एज पॉसिबल एंड टू डिपेंड दियर अंडरस्टैंडिंग टू देम सेल्फ टू द utmost, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर टू डू सेम। तो यहाँ पे क्या है? सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर्स टू डू सेम। तो फुल स्टॉप पे रुक गया। तो बच्चा क्या करेगा? जस्ट के यहाँ से लिख के सेम तक लिख देगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, इसमें गलत जवाब नहीं है, बिल्कुल सही है। 2 नंबर आपको मिल भी जाएंगे। मैं जानबूझ के इसकी हिंदी नहीं बता रहा हूँ, फालतू का समय लगेगा और हमें इसमें हिंदी तो पढ़ना है नहीं। आगे बढ़ते हैं। वॉट हैपेंस, बी वाला देखते हैं, बी वाला, ठीक है। What happens if the relationship between a teacher and a child is unsatisfactory? What happens? Happens मतलब क्या घटित होता है या क्या होता है if, यदि the relationship, यानी कि जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है किसके किसके बीच में? एक टीचर और एक बच्चे के बीच में, है ना। क्या होता है जब एक टीचर और बच्चे के बीच में जो संबंध है वो असंतोषजनक होता है ना। असंतोषजनक, असंतोषजनक मतलब कि टीचर को लग रहा है कि बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, बच्चे को लग रहा है कि टीचर समझा ही नहीं पा रहा। दोनों में क्या है? अनसेटिस्फैक्ट्री है, यानी कि असंतोषजनक है, असंतोष है। तो उस समय क्या होता है? तो ये हमें खोजना है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? अगर आप ढूंढते हुए जाएंगे तो यहाँ पे है कि दिस म्यूचुअल, किस लाइन में? 1 2 3 4 5 6 में। दिस म्यूचुअल रिलेशनशिप इज ऑफ मोर इम्पोर्टेंट देन एनी टीचिंग मेथड and child's ability to learn is continuously hampered if the relationship is unsatisfactory, है ना। तो अगर आप यहाँ से लिखते तो आपका बिल्कुल एक भी नंबर नहीं कटता है। लेकिन आप इसको बना के कैसे लिखेंगे, यानी आंसर को क्वेश्चन से कनेक्ट करके कैसे? इफ द रिलेशनशिप, है ना, इफ द रिलेशनशिप, इफ द रिलेशनशिप, है ना, बिटवीन a teacher
अगर मैं दोबारा से कह रहा हूँ, अगर आप आंसर को क्वेश्चन से कनेक्ट करके लिख सकते हैं तो ज़रूर लिखें, ठीक है। इफ द रिलेशनशिप बिटवीन अ टीचर एंड चाइल्ड इज अनसेटिस्फैक्ट्री है ना। अगर टीचर यदि यदि है ना, जो संबंध है किसके किसके बीच में, टीचर और बच्चे के बीच में असंतोष का है, यानी असंतोषजनक है, तो क्या होगा, यहाँ पे लिखा गया है ना, तो क्या होगा कि कहाँ चला गया भाई, कहाँ चला गया, तो क्या होगा, है ना, अनसेटिस्फैक्ट्री, तो क्या होगा, देखो इफ से स्टार्ट है ना, ठीक है, तो क्या होगा, है ना, देखो तो इफ से स्टार्ट है तो हम यहाँ पे लिख देंगे देन, है ना, यानी कि यदि जो रिलेशनशिप है एक टीचर और एक बच्चे के बीच में अनसेटिस्फैक्ट्री होता है, तब क्या होगा, तब आपका ये होगा कि जो चाइल्ड्स एबिलिटी है ना, यानी कि चाइल्ड्स एबिलिटी है ना, टू लर्न इज कॉन्टिन्यूसली, है ना, कॉन्टिन्यूसली हैम्पर्ड, है ना, ठीक है। और इफ द रिलेशनशिप, ये तो हमने लिखा दिया है पहले से, है ना, तो क्या हो जाएगा कि अगर टीचर और बच्चे के बीच में जो रिलेशन है वह क्या होता है, असंतोष का होता है, तो क्या होगा, चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न, यानी कि जो बच्चे की जो क्षमता है सीखने वाली, इज कॉन्टिन्यूसली हैम्पर्ड, लगातार उस पर प्रभाव पड़ेगा, यानी वो कम सीखेगा, उसकी क्षमता में गिरावट आएगी, उसकी सीखने की क्षमता में गिरावट आएगी, है ना, हैम्पर्ड यानी कम होता चला जाएगा, ऐसे करके। बात करते हैं सी वाला। When children go to school, their teachers become during school hours substitutes for their parents. What does this statement suggest? देखते हैं, है ना, तो ये लाइन कहाँ पे है पहले, when children go to school, है ना, तो when children go to school, अच्छा ये ऊपर हैं, देखो, है ना, ये क्या है ना, ये जो अनसीन पैसेज वाला जो एग्जामिनर जो ये क्वेश्चन बनाता है, ये आपके साथ खेल रहा भाई, है ना, ऊपर दे दिया है, ठीक है। तीसरा है, यहाँ पे लिखा है तीसरी लाइन में, व्हेन चिल्ड्रेन गो टू स्कूल दियर टीचर्स बिकम ड्यूरिंग स्कूल आवर्स सब्स्टिट्यूट फॉर दियर पेरेंट्स, है ना। अब कोई बच्चा व्हेन के यहाँ से लिखेगा और फॉर दियर पेरेंट्स तक, तो इसमें आंसर है ही नहीं है, इसमें कोई आंसर नहीं है ना। तो आपको कैसे लिखना है मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या है कि व्हेन चिल्ड्रेन गो टू स्कूल, यानी जब बच्चे स्कूल जाते हैं, दियर टीचर्स बिकम, यानी उनके जो टीचर हैं वो बन जाते हैं क्या, ड्यूरिंग स्कूल आवर, यानी कि स्कूल के घंटे के दौरान क्या बन जाते हैं, सब्स्टिट्यूट फॉर दियर पेरेंट्स, यानी कि उनके माता पिता के सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापन। कहने का मतलब यह है कि स्कूल के समय में जो टीचर्स हैं वही एक तरह से माता पिता बन जाते हैं बच्चों के। तो इस स्टेटमेंट से आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, आप क्या समझते हैं ना, ये हमें बताना है, ठीक है ना। तो आप कैसे लिखेंगे, जो जैसे मैंने आपको समझाया था, आप ये लिखेंगे फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, है ना। आप फिर आप क्या करेंगे, उस स्टेटमेंट को लिखेंगे, है ना, ऐसे। स्टेटमेंट क्या है, व्हेन चिल्ड्रेन गो टू स्कूल, ये पूरा का पूरा कहाँ तक, फॉर दियर पेरेंट्स तक, ये पूरा लिख लेंगे। फिर आप लिखेंगे आई सजेस्ट, है ना, आई सजेस्ट, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, आई सजेस्ट, है ना, आई सजेस्ट। फिर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप यहाँ पे ये लिखते हैं ना कि व्हेन चिल्ड्रेन गो टू दियर टीचर बिकम ड्यूरिंग स्कूल आवर्स सब्स्टिट्यूट फॉर देयर पेरेंट्स, इसमें तो आंसर नहीं है, इस आंसर इसके आगे है कि द चिल्ड्रेन ट्रांसफर टू द टीचर सम ऑफ द फीलिंग दे हैव फॉर दियर पेरेंट्स एंड आर इन्फ्लुएंस्ड इन दियर टर्न बाई द पर्सनालिटीज ऑफ द टीचर्स, यानी कि द चिल्ड्रेन ट्रांसफर से लेके कहाँ तक, पर्सनालिटीज ऑफ द टीचर्स, यहाँ तक, है ना, ठीक है। यानी कि द चिल्ड्रेन ट्रांसफर, द चिल्ड्रेन, देखो यहाँ पे द बड़ा मत लिख देना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आई से आपने स्टार्ट किया, द चिल्ड्रेन
ट्रांसफर से लेके कहाँ तक लिख देना है आपको, यहाँ पे लिख देना है कहाँ तक, ऑफ द टीचर्स तक, यानी कि ऑफ द टीचर्स, और ऐसे आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, ये बात। ठीक है बच्चा, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ये होता है आंसर को क्वेश्चन से मिला मिला के लिखना। बात करते हैं डी वाला, है ना। तो ये थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा ठीक ठाक पैराग्राफ है, यानी टफ पैराग्राफ है। तो इसी तरह का हो सकता है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स रेसिप्रोकल, है ना, रेसिप्रोकल, इसका मीन्स क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है परस्पर, है ना, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? परस्पर। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा म्यूचुअल, और म्यूचुअल का भी मतलब होता है परस्पर या एक दूसरे को, है ना, एक दूसरे को। देखते हैं ये म्यूचुअल है कहाँ पे आखिर, है ना, ये कहाँ पे है आखिर। म्यूचुअल यहाँ पे लिखा गया ना कि द म्यूचुअल रिलेशनशिप इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी टीचिंग मेथड, है ना, लाइन नंबर 7वीं में। द म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ मोर इम्पोर्टेंट, यानी कि म्यूचुअल मतलब कि एक दूसरे पे जो, यानी एक दूसरे का जो संबंध है टीचर का और बच्चे का, है ना। तो रेसिप्रोकल का मतलब भी होता है परस्पर, यानी कि, है ना, एक दूसरे का, है ना, ये म्यूचुअल, ठीक है। खैर बात करते हैं छठवां। देखो छठवें और 7वें को करने से पहले हम थोड़ी 8वां कर लेते हैं, है ना, क्योंकि देखो मैं आपको इतने सारे इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि आप सीख जाओ, सीख तो जाओगे ही, कोई दिक्कत नहीं कि कैसे आंसर को लिखना होता है पैराग्राफ में से खोज कर, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसी में से आपके एग्जाम में ना आ जाए, इसलिए आपको इस पूरे ध्यान से जरूर देखना, ठीक है। पहले हम 8वां करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, When we enter न्यूयॉर्क हार्बर, अभी देख लेते हैं इसको, पर ऑप्शन सॉरी इसके क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, है ना। तो 8वां का ए वाला देखिए क्वेश्चन क्या लिखा गया है, whom does the statue of liberty represent, whom does the statue of liberty represent, यानी कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वह किसको प्रदर्शित करती है, किसको दिखाती है। तो यहाँ पे इसको आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। When we enter न्यूयॉर्क हार्बर the first thing we see in स्टैचू ऑफ लिबर्टी, अब कुछ जगह ना सर यहीं वेन से स्टार्ट करके लिबर्टी लग देते हैं, इसमें कोई आंसर ही नहीं है, इसमें आंसर नहीं है ना। जब भी इस तरह की सवाल आए ना कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी किसको रिप्रेजेंट करती है, क्या बातें होती है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखा करो, है ना, ये नहीं कि एकदम आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। When we enter न्यूयॉर्क हार्बर यहाँ पे नहीं है। What impresses us the most? Its size and magnificence. Have you ever wondered how it came to be? There, its Statue of Liberty was gift from people of France to mark the 100 years anniversary of American independence in 1869. Sculptor Frederick Auguste Bartholdi began to plan. यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आंसर नहीं है ना, ठीक है। हमें ये बताना है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी किसको रिप्रेजेंट करती है, यानी किसको दिखाती है, किसको प्रदर्शित करती है ना, ऐसे करके। तो अगर आप नीचे आएंगे थोड़ा सा, है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, वन हु personified not only the majestic Greek goddess of the past but also the working men and women of the present, है ना। देखो एक बात सुनो, है ना, कई बार क्या होता है कि जो पैराग्राफ होता है उसको थोड़ी समझना पड़ जाता है ना। तो यहाँ पे है स्टैचू ऑफ लिबर्टी किसको रिप्रेजेंट करती है ना। तो थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या होती है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक मूर्ति है ना, जो कि आपका न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में, ठीक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता, यानी यह है स्वतंत्रता का प्रतीक, ठीक है। तो जैसे ही आप वेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर, जैसे ही आप न्यूयॉर्क बंदरगाह पे, है ना, प्रवेश करेंगे, आप पहली चीज जो देखेंगे वो क्या है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। व्हाट इम्प्रेसेस अस द मोस्ट? इट साइज एंड मैग्निफिकेंस, यानी कि आप ना उसका जो साइज है और उसकी जो भव्यता है, मैग्निफिकेंस का मतलब भव्यता, वो जो दृश्य है उसको देख के आप बिल्कुल एकदम इम्प्रेस हो जाएंगे। कह रहे कि हैव यू एवर वंडर्ड हाउ इट कैम टू देयर, क्या आपने कभी सोचा है कि यह यहाँ पे कैसे आई है, क्योंकि इतनी बड़ी मूर्ति है तो आई कैसी, है ना। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। एक
लेडी हैं जो हाथ में मसाल लिए खड़ी हैं, है ना, ऐसे। तो कह रहे हैं कि दिस द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वॉज ए गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस। कह रहे हैं कि यह क्या था, यह फ्रांस के लोगों का गिफ्ट था, किसके लिए, अमेरिका के लिए। टू मार्क द 100 ईयर एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, यानी कि जब अमेरिका को आज़ाद हुए 100 साल हो गए, तो 100 साल की सालगिरह पे, है ना, ठीक है, उनको फ्रांस ने गिफ्ट के तौर पे अमेरिका को दिया था क्या, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो वही सोच रहा है कि आप क्या सोच रहे हो कि ये यहाँ पे आया कैसे होगा, है ना, क्योंकि इतनी बड़ी मूर्ति आई कैसी होगी। तो आगे क्या लिखा गया है, इन 1869 स्कल्पचर, यानी कि जो मूर्तिकार हैं कौन, फ्रेडरिक अगस्टे बार्थोल्डी, बिगेन टू प्लान हिज कंसेप्ट फॉर द मॉन्यूमेंट। इस इमारत के लिए उन्होंने प्लान स्टार्ट कर दिया बनाना। बार्थोल्डी इनविजन लिबर्टी एज ए स्ट्रॉन्ग एंड प्राउड फिगर। तो बार्थोल्डी ये सोच रहे थे, जो कि इसको बनाए हैं, ये सोच रहे थे कि है ना, इसको कैसे बनाया जाए कि ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लगे और लोग उस पर गर्व कर सकें, है ना, लोग उसको गर्व महसूस कर सके उस पर। तो वन हु पर्सोनिफाइड नॉट ओनली द मेजेस्टिक ग्रीक गुडनेस ऑफ द पास्ट। ये कह रहे हैं कि जो मूर्ति है न सिर्फ पर्सोनिफाइड, मतलब कि न सिर्फ किसको दिखाती है, मेजेस्टिक ग्रीक गुडनेस, यानी कि वहाँ की एक देवी है ना, मेजेस्टिक ग्रीक गुडनेस, न सिर्फ उनको प्रदर्शित करती है बल्कि आल्सो द वर्किंग मैन एंड वुमेन ऑफ द प्रेजेंट। आज के जो लोग हैं, वुमन और मैन, यानी कि औरतें और आदमी जो काम कर रही है उसको भी क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो जो पहले का जो आंसर है ना वो यही सी में है ना, यही सवाल, मतलब यही, यह किसको रिप्रेजेंट करती है, यह मेजेस्टिक ग्रीक गुडनेस को रिप्रेजेंट करती है और साथ में वुमेन और मैन को रिप्रेजेंट करती है। अभी इसका आंसर लिखेंगे, थोड़ा और इसको पढ़ लेते हैं। फाइनली इन 1884 यानी कि 1884 में क्या होता है कि द वर्क वाज फिनिश्ड, यानी कि काम समाप्त हो जाता है, मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है। एंड लिबर्टी वाज पैक्ड इनटू 214 क्रेट्स एंड सेंट, है ना, ये लिखा है ना कैरेट्स, कैरेट्स जानते हो ना, अरे कैरेट्स जो बाजारों में होता है जिसमें केले वगैरह सेब वगैरह रखे होते हैं, ये कैरेट्स, ये डब्बा, ये है ना, ये कैरेट्स है ना, जो ऐसे पता नहीं कैसे कैसे छेद छेद सा होता है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, तो वो डब्बा है ना, उसी को कहा गया है कैरेट्स। तो कह रहा है कि लिबर्टी वाज पैक्ड इनटू 214 कैरेट्स, यानी कि जो लिबर्टी है, वो जो मूर्ति है, उनको 214 डब्बों में पैक करा गया। एंड और सेंट टू न्यूयॉर्क सिटी, और न्यूयॉर्क यानी अमेरिका भेज दिया गया। कहाँ से भेज दिया गया, फ्रांस से। फ्रांस कौन है, जो इसको गिफ्ट के तौर पे दे रहा है। बट देयर वाज वन प्रॉब्लम, लेकिन एक समस्या हो गई। समस्या क्या हो गई, है ना, while the French had raised a lot of funds to build the statue, New York had no secured the funds to build its foundation। अब चूंकि फ्रांस ने इतना सारा फंड्स, इतना सारा धन इकट्ठा करके इस मूर्ति को बनाया था, लेकिन न्यूयॉर्क यानी अमेरिका ने क्या करा, उसका जड़ ही नहीं तैयार किया, मतलब उसने फाउंडेशन, फाउंडेशन भाई की जो मूर्ति है वो किस पे रखी जाएगी, है ना, उसमें भी तो पैसा लगेगा, है ना, तो ये जो मूर्ति है ना, वो किस पे रखी जाएगी, है ना, ये फाउंडेशन, इसको क्या है, अमेरिका ने तैयारी नहीं करा, ठीक है बच्चा, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो अमेरिका ने फाउंडेशन तैयारी नहीं करा। इट वॉज नॉट अंटिल अ न्यूयॉर्क न्यूज पेपर एम्प्लॉयड पीपल फॉर डोनेशन दैट मनी बिकम अवेलेबल, है ना, और कह रहे हैं कि यह तब तक नहीं हुआ जब तक कि एक न्यूयॉर्क के न्यूज़पेपर ने, अखबार ने, है ना, लोगों से ये रिक्वेस्ट नहीं करी, इम्प्लोर्ड का मतलब होता है रिक्वेस्ट, लोगों से ये रिक्वेस्ट नहीं करी कि आप डोनेशन दें, डोनेशन मतलब कि आप पैसे दें, है ना, ताकि उस पैसे से हम ये मूर्ति लगा पाए। तो फाइनली क्या होता है कि 28 अक्टूबर 1886 को अमेरिकन सेलिब्रेट द अनवेलिंग ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और 28 अक्टूबर 1886 को मनाया जाता है, मतलब कि जो मूर्ति है वो लग जाती है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो ये पूरी पूरी कहानी। तो कई बार क्या होता है, जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से ऐसे होते हैं कि उसको थोड़ा समझना पड़ता है ना। अब इसके आंसर करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। होम डज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करती है, मेजेस्टिक ग्रीक गुडनेस और वहाँ के लोगों को, वुमेन और मेन जो काम कर रहे हैं ना। तो कैसे लिखेंगे, है ना, प्रश्न से कैसे लिखेंगे, ऐसे, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, है ना, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, है ना, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, है ना, रिप्रेजेंट्स, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट्स, है ना, इसमें एस क्यों लगाया है, क्योंकि द स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो मूर्ति है ना, रिप्रेजेंट्स, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट है, तो
मेन वर्ब में ऐसे एस लगा देते हैं ना, अगर ये सिंगुलर है तो। सिंगुलर है, ये एक क्या मूर्ति है। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट्स, किसको रिप्रेजेंट करती है बच्चा? द मैजेस्टिक, है ना, द, है ना, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे आप द, यहाँ से नॉट ओनली के यहाँ से, है ना, नॉट ओनली, नॉट, देखो रिप्रेजेंट का मतलब ही होता है पर्सोनिफाइड, है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, पर्सोनिफाइड। तो द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट्स नॉट ओनली द मैजेस्टिक ग्रीक गुडनेस ऑफ द पास्ट बट आल्सो द वर्किंग मैन एंड वुमेन ऑफ द प्रेजेंट, है ना। तो आप कहाँ तक लिख देंगे? आप यहाँ तक लिख देंगे, यानी कि प्रेजेंट तक, और आपका ऑप्शन का बिल्कुल आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं बी वाला। व्हाट इज मेंट बाय द अंडरलाइन पोर्शन, है ना, ये जो अंडरलाइन जो पोर्शन है ना, उसका मतलब क्या है? जो ये जो जिसके नीचे अंडरलाइन करा गया ना, इसका मतलब क्या है? ठीक है ना, तो आप कैसे लिखेंगे? द अंडरलाइन पोर्शन, द अंडरलाइन, है ना, पोर्शन, पोर्शन मतलब भाग, है ना, तो जो अंडरलाइन भाग है ना, उसको आप कॉमा में लिखेंगे। ठीक है, ठीक, कॉमा में लिखने के बाद अंडरलाइन करके लिखेंगे मीन्स, इसका मतलब, यानी कि जो अंडरलाइन पोर्शन है उसका मतलब ये है। क्या है मतलब? यहाँ पे क्या लिखा है? लिबर्टी वाज पैक्ड इन 214 कैरेट्स, यानी कि जो मूर्ति है उसको 214, अब चूंकि लिबर्टी यहाँ पे क्या है, लिबर्टी वाज पैक्ड, अब इस स्वतंत्रता को कोई पैक्ड कर सकता है? लिबर्टी मतलब क्या? स्वतंत्रता। तो यहाँ पे ये कहना चाहिए कि जो मूर्ति है वो पैक्ड, यानी स्टैचू, है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो उसका मतलब क्या है कि द स्टैचू, है ना, द स्टैचू वाज, है ना, पैक्ड का पैक्ड ही लिखेंगे, द स्टैचू वाज पैक्ड, है ना, इनटू, है ना, 214। अब देखो जो कैरेट्स है ना, उसको लिख देना बॉक्सेस, ताकि वही मतलब तो समझाना, नहीं तो मतलब ही नहीं समझ में आएगा। यानी कि द अंडरलाइन पोर्शन मीन्स द स्टैचू ऑफ द, सॉरी, द स्टैचू वाज पैक्ड इन 214 बॉक्सेस, है ना, एंड सेंट टू न्यूयॉर्क, एंड सेंट टू न्यूयॉर्क, है ना, न्यूयॉर्क सिटी, यहाँ पे लिख देंगे फॉर इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन, है ना, समझ में आया? इंस्टॉल समझते हो ना, इंस्टॉल, देखो ये है इंस्टॉल, ठीक है, इसमें लगा देना इंस्टॉलेशन, यानी कि स्थापित करने के लिए। कहाँ पे भेजा गया बच्चा? न्यूयॉर्क में, है ना, तो न्यूयॉर्क सिटी में भेजा गया फॉर इंस्टॉलेशन, यानी उसको स्थापित करने के लिए। तो अंडरलाइन पोर्शन से हम क्या समझते हैं कि देखो लिबर्टी थोड़ी पैक होगा, जो मूर्ति है वो पैक हुआ ना, स्टैचू वाज पैक्ड इन, है ना, 214 बॉक्सेस, उसको 214 बॉक्सेस में पैक करा गया, एंड सेंट टू न्यूयॉर्क सिटी फॉर इंस्टॉलेशन, यानी कि न्यूयॉर्क सिटी भेज दिया गया स्थापित करने के लिए। सी वाला। हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टैचू, यानी कि अमेरिका ने पैसे को कैसे कलेक्ट करा इस मूर्ति को स्थापित करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, है ना। तो आपने अभी भी पढ़ा कि उसने क्या करा था, है ना, कि न्यूज़पेपर में, है ना, लोगों से रिक्वेस्ट करी। तो यहाँ पे लिखा गया है ना, इट वॉज अंटिल अ न्यूज़पेपर इम्प्लॉयड पीपल ऑफ वर्ल्ड नेशन। तो आप इसको कैसे लिखेंगे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लिखेंगे अमेरिका, है ना, अमेरिका, चूंकि ये डिड आया है पास्ट इंडेफिनिट, तो ये लिखेंगे कलेक्टेड, है ना, अमेरिका कलेक्टेड मनी, है ना, मनी, ठीक है, अमेरिका कलेक्टेड मनी। अब देखो अमेरिका कलेक्टेड मनी कैसे करा? उसने करा था बाई, है ना, बाई डोनेशंस, है ना, बाई डोनेशंस, बाई डोनेशंस। बाई डोनेशंस का मतलब क्या होता है बच्चा? डोनेट, यानी लोगों से उन्होंने डोनेट करने को कहा, है ना, दान देने के लिए, यानी लोगों से कहा कि आप मेरे को दान दे। तो आप इसका कैसे लिखोगे, है ना, आप लिखोगे अमेरिका कलेक्टेड मनी बाई डोनेशंस, है ना, टू टू इंस्टॉल, देखो एकदम एग्जैक्ट आंसर, टू इंस्टॉल, इंस्टॉल, ठीक है, टू इंस्टॉल द स्टैचू, ऐसे करके आप लिख देंगे। बात करते हैं डी वाला, है ना, डी में क्या है? रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड का हमसे पूछा है मीन्स, है ना, देखो रिक्वेस्टेड मीन्स जो होता है वो होता है इम्प्लोर्ड। क्या होता है बच्चा? इम्प्लोर्ड, है ना, जो कि आपका कहाँ पे है? आपका यहाँ पे है, न्यूज़पेपर इम्प्लोर्ड, यानी कि दूसरी लाइन में नीचे दूसरी लाइन इम्प्लोर्ड,
इम्प्लोड। इम्प्लोड का मतलब क्या होता है? इम्प्लोड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, ठीक है बच्चा, यानी कि विनती करना। और अमेरिका के न्यूज़पेपर ने लोगों से विनती करी कि वो कुछ पैसे दान दे ताकि मूर्ति को लगा पाए, ठीक है। इस तरह से ये जो 8वां है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, ठीक है। देखो, जो 6वां है और जो 7वां है, इन दोनों को आप खुद से करेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है ना, वीडियो काफ़ी लंबी पहले से ही हो चुकी है। तो मैं आपको यहाँ पे साइड में क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये आपके राजीव प्रकाशन के सीरीज में भी है, बस मैं इसका आपको वर्ड मीनिंग वाला बता दे रहा हूँ, ठीक है। नियर, देखो नियर का जो होता है ना, यानी 6वें वाले में नियर का मतलब होता है पास, और दूर का क्या होता है ना, फॉर। फॉर का मतलब होता है दूर, ठीक है। 7वें वाले में देख लेना, डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट होता है, और इसका मतलब बताना है ना, रियून का मतलब भी क्या होता है? नष्ट होता है, ठीक है। तो मैंने आपको वर्ड मीनिंग बता दिया, ठीक है। तो ये 6वां और ये 7वां। अब वीडियो को पॉज कर लें, है ना, इसको आप खुद से करें, ठीक है बच्चा। अब जो लास्ट बात मैंने आपसे कही थी, है ना, वो है सर वर्ड मीनिंग्स वाला। देखिए जो वर्ड मीनिंग वाला क्वेश्चन है, इसको पढ़ने के लिए, ठीक है, मैंने 2023 में एक वीडियो बनाया था, मैं आपको यहाँ पे सामने दिखा देता हूँ, ठीक है। उसका थंबनेल कैसा दिखेगा, ठीक है ना। तो वो आप क्या करेंगे, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें लिखा होगा अनसीन पैसेज, स्क्रॉल करते जाएंगे, सबसे लास्ट में जो वीडियो होगा उसको क्लिक करेंगे। वो वीडियो 28 मिनट का है। आपको क्या करना है, आपको 25 है ना 25:45 यानी कि 25 मिनट 45 सेकंड से देखना है, मतलब कि 28 मिनट तक। कहाँ तक? 28 मिनट, यानी कि 3 मिनट के अंदर मैंने आपको वर्ड मीनिंग सारी की सारी बता दी है। इसको जरूर देखो, ठीक है। मैं उसको दोबारा से क्या ही पढ़ाऊँ, है ना, तो उसको एक बार जाके देख लेना, आपका फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। उस प्ले लिस्ट में अनसीन पैसेज के और सारे क्वेश्चन हैं, अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो उसको जाके देखना, ठीक है बच्चा, आपका फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके, बाय और बाय।